नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग। मतलब हमारा शरीर ये एक तरह से एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। इसमें खरबों कोशिकाएं हैं जो एक अविश्वसनीय तालमेल के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड पर लगातार हमला होता रहता है। आज हम इसी जंग के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर इन दुश्मनों से कैसे लड़ता है और कभी-कभी ये लड़ाई क्यों हार जाता है। बिल्कुल। और ये लड़ाई ज्यादातर हमें पता भी नहीं चलती। आज हम उन अदृश्य हमलावरों और हमारे शरीर के उतने ही अदृश्य रक्षकों की दुनिया में उतरेंगे। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ बीमार ना होना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। WHO की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बेहतरी की अवस्था है। मतलब ये 3 आयाम है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ है तो हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। एकदम सही। ये एक संतुलन है, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज ये कुछ जरूरी स्तंभ हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य एक पूरी अवस्था है। अब आते हैं उन चीजों पर जो इसे बिगाड़ती हैं, यानी रोग। चलिए सबसे पहले हमारे सबसे पुराने दुश्मनों की बात करते हैं, बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया। टाइफॉइड और निमोनिया, ये 2 नाम हम अक्सर सुनते हैं। दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, पर हमला करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, हर बैक्टीरिया की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, वो गंदे खाने या पानी के जरिए हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है। और उसका खास निशाना हमारी छोटी आंत होती है। बिल्कुल। वहां पहुंचकर वो तेज बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण पैदा करता है। इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर विडॉल टेस्ट करते हैं। और निमोनिया का बैक्टीरिया वो पाचन तंत्र को छोड़कर फेफड़ों पर क्यों हमला करता है? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया की बनावट ही ऐसी है कि वो श्वसन तंत्र में आसानी से टिक पाता है। वो सीधे हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाइयों, मतलब वायु कोशिकाओं या एल्वियोलाई पर अटैक करता है। ये तो वो थैलियां हैं जहां से ऑक्सीजन खून में जाती है। हाँ, और इन्फेक्शन की वजह से इन थैलियों में एक तरह का तरल पदार्थ भर जाता है। तो मतलब ऑक्सीजन का रास्ता ही बंद हो जाता है। ठीक समझे। और इसीलिए इसका सबसे गंभीर लक्षण सांस लेने में तकलीफ होना है। ज्यादा गंभीर मामलों में ऑक्सीजन की कमी से होंठ और नाखून नीले पड़ने लगते हैं। तो एक बैक्टीरिया आंतों का स्पेशलिस्ट है, तो दूसरा फेफड़ों का। बैक्टीरिया से आगे बढ़कर वायरस पर आते हैं। सामान्य जुकाम शायद दुनिया का सबसे आम वायरल इन्फेक्शन। हाँ, राइनो वायरस से होता है। ये निमोनिया से कैसे अलग है, जबकि दोनों ही श्वसन तंत्र से जुड़े लगते हैं? मुख्य अंतर इनके हमले की जगह है। कॉमन कोल्ड का जो राइनो वायरस है, वो सिर्फ हमारी नाक और ऊपरी श्वास मार्ग तक ही सीमित रहता है। फेफड़ों तक नहीं पहुंचता। नहीं, फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता। इसीलिए इसके लक्षण नाक बहना, गला खराब होना तक ही रहते हैं और 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। और इसका फैलाव बहुत आसान है, खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से, या फिर किसी संक्रमित चीज को छूने से। तो अब तक हमने उन हमलावरों की बात की जो हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन तो और भी ज्यादा शातिर होते हैं, जैसे मलेरिया, जिसका जीवन चक्र इतना जटिल है कि सुन के हैरानी होती है। हाँ, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वो तो एक मास्टर रणनीतिकार है, और इसका हथियार है मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा। जब ये मच्छर हमें काटता है तो वो हमारे खून में स्पोरोजॉइड्स नाम के, आप कह सकते हैं, सैनिक उतार देता है। और ये सैनिक सीधा हमला नहीं करते हैं ना? नहीं, वो पहले छिपने के लिए हमारे लिवर में चले जाते हैं। लिवर एक सुरक्षित फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां वे चुपचाप अपनी संख्या हजारों गुना बढ़ा लेते हैं और एक नए रूप मेरोजॉइड्स में बदल जाते हैं। और फिर असली हमला शुरू होता है। हाँ, अब ये मेरोजॉइड्स की फौज लिवर से निकलकर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज पर धावा बोलती है। वो आरबीसीज के अंदर घुसकर उन्हें भी अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं, और जब आरबीसी पूरी तरह भर जाती है तो वो फट जाती है। 1 मिनट, तो इसका मतलब हमें बुखार उस परजीवी के कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी खून की कोशिकाओं के फटने से आता है? बिल्कुल सही पकड़ा। आरबीसीज के फटने पर हीमोजॉइन नाम का एक जहरीला पदार्थ निकलता है। यही वो केमिकल है जो हर 48 से 72 घंटे में कमकपी वाली ठंड और तेज बुखार लाता है। ये तो सच में बहुत शातिर रणनीति है, अपने ही शरीर को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना। हाँ, और परजीवी सिर्फ मलेरिया तक सीमित नहीं है। अमीबा आता है,
जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है वो हमारी बड़ी आंत को निशाना बनाता है। और हाथी पांव भी तो है। हाँ, फाइलेरिया या हाथी पांव वो वुचरेरिया नाम के कृमि या कीड़े से होता है। ये हमारे लसिका तंत्र में सालों तक रहकर उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे पैरों में भयानक सूजन आ जाती है। और इन सब के अलावा एक और दुश्मन है जो हमारी सतह पर लड़ाई शुरू करता है, फंगस, जैसे दाद। हाँ, दाद या रिंगवर्म। इसका नाम भले रिंगवर्म हो, पर इसका किसी कीड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा। जैसे नमी में ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, वैसे ही कुछ खास तरह के फंगस जैसे माइक्रोस्पोरम हमारी त्वचा पर पनपते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां गर्मी और नमी ज्यादा हो। जैसे उंगलियों के बीच में। बिल्कुल। इससे त्वचा पर सूखे पपड़ीदार घाव बनते हैं जिनमें तेज खुजली होती है। इतने सारे दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद हम ज्यादातर समय स्वस्थ कैसे रहते हैं? यहीं पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम की भूमिका आती है। इसकी पहली रक्षा पंक्ति क्या है? हमारी पहली रक्षा पंक्ति है जन्मजात प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। ये एक बॉडीगार्ड की तरह है जो हर घुसपैठिए को रोकने की कोशिश करती है। इसके 4 स्तर हैं। पहला, फिजिकल बैरियर, हमारी त्वचा जो किसी किले की दीवार की तरह है। और म्यूकस मेम्ब्रेन भी? हाँ। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे पेट का एसिड या आंसू जो दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। और अगर कोई इन दोनों से बच निकले तो तीसरा स्तर सक्रिय होता है, हमारा सेल्यूलर बैरियर, जैसे मैक्रोफेज जो किसी भूखे गार्ड की तरह रोगाणुओं को पकड़कर निगल जाती हैं। और चौथा स्तर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन वो क्या है? अगर कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो वो इंटरफेरॉन नाम का एक, आप कह सकते हैं, अलार्म बजाती है, जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को आगाह कर देता है कि हमला हो चुका है। ये तो हुई पहली रक्षा पंक्ति। लेकिन अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो और इस दीवार को लांघ जाए, तब क्या होता है? तब मैदान में उतरती हैं हमारी स्पेशल फोर्सेस, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये रोगजनक विशिष्ट है, मतलब ये हर दुश्मन को पहचानती है और उसके लिए खास हथियार बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है मेमोरी। मेमोरी मतलब ये अपने दुश्मनों को याद रखती है? हाँ, इसमें 2 तरह के मुख्य सैनिक हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जब कोई रोगाणु पहली बार हमला करता है तो बी कोशिकाएं एंटीबॉडी नाम के मिसाइल बनाती हैं। इस पहली लड़ाई में समय लगता है, इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा इम्यून सिस्टम उस दुश्मन का ब्लूप्रिंट सेव कर लेता है, ताकि अगर वो दोबारा आए तो हम तैयार रहें। बिल्कुल। अगर वही रोगाणु सालों बाद भी दोबारा हमला करता है तो हमारी मेमोरी कोशिकाओं के कारण इम्यून सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है और बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाकर उसे खत्म कर देता है। इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और इम्यून सिस्टम की इसी मेमोरी वाली खूबी का इस्तेमाल हम टीकाकरण में करते हैं ना? ये असली लड़ाई तो नहीं कर सकते, पर हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें दुश्मन समझकर इनके खिलाफ हथियार बनाना और इनकी याददाश्त बनाना सीख लेता है। ये है एक्टिव इम्यूनिटी। और एक पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। हाँ, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब शरीर को बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं। ये किराए के सैनिकों की तरह हैं, तुरंत सुरक्षा देते हैं पर लंबे समय तक नहीं रहते, जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिलने वाली एंटीबॉडी या टिटनेस का इंजेक्शन। लेकिन ये रक्षा प्रणाली हमेशा सही काम नहीं करती। कभी कभी ये गड़बड़ा भी जाती है, जैसे एलर्जी में होता है। एलर्जी में हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देता है। ये धूल जैसी हानिरहित चीजों को भी खतरनाक दुश्मन समझ लेता है और जोरदार हमला बोल देता है। इसी हमले में हिस्टामाइन जैसे केमिकल निकलते हैं जिनसे हमें छींकें आती हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है ऑटो इम्यूनिटी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये का भेद भूल जाता है। वो शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक उदाहरण है, जिसमें इम्यून सिस्टम हमारे ही जोड़ों को नष्ट करने लगता है। इस पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक कमांड सेंटर भी तो होगा। ये कोशिकाएं बनती कहाँ है और लड़ती कहाँ है? इसके लिए हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी अंग वो हैं जहां इन सैनिकों का जन्म और ट्रेनिंग होती है, यानी बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी अंग असल युद्ध क्षेत्र हैं, जैसे स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, जहां ये रोगाणुओं से लड़ते हैं। अब एक ऐसे दुश्मन की बात करते हैं जो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के जनरल पर ही हमला कर देता है, एड्स। एड्स का वायरस HIV बहुत ही चालाक है।
ये एक रेट्रोवायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ही अपना निशाना बनाता है। ये तो वही कोशिकाएं हैं जो पूरी रक्षा प्रणाली को निर्देश देती हैं। हाँ, HIV इन टी कोशिकाओं के अंदर घुसकर उन्हें अपनी फैक्ट्री बना लेता है और धीरे धीरे उन्हें खत्म करता जाता है। ये वायरस अपनी फैक्ट्री मैक्रोफेज को बनाता है। मतलब सेना का सेनापति ही मारा गया। ठीक यही होता है। जब टी कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली ढह जाती है। इसके बाद शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि मामूली से संक्रमण भी जानलेवा बन जाते हैं। इम्यून सिस्टम के अलावा एक और तरीका है जिससे हमारा शरीर अपने ही खिलाफ हो जाता है, कैंसर। एक सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में बुनियादी फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, सामान्य कोशिकाएं एक दूसरे से टकराने पर रुक जाती हैं। इसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहते हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाएं ये नियम नहीं मानती। वो बस बढ़ती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वे एक जगह रुकते नहीं हैं। सही कहा। वो मेटास्टेसिस नाम की प्रक्रिया से खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में जाके नई ट्यूमर बना लेती हैं। यही चीज कैंसर को इतना घातक बनाती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, एक्सरे, यूवी किरणें, तंबाकू का धुआं और कुछ वायरस भी। ये तो हुई शरीर की आंतरिक गड़बड़ियां, लेकिन हम जानबूझकर भी अपने शरीर में जहर डालते हैं, जैसे नशीली दवाएं और शराब। इनके कुछ प्रमुख प्रकार क्या हैं? ओपियोइड्स हैं, जैसे हेरोइन, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सुस्त कर देते हैं। ये डिप्रेशन की तरह काम करते हैं। वहीं कैनाबिनॉइड्स, जैसे गांजा, सीधे हमारे दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। और कोकीन? सुना है उससे एक झूठे उत्साह की भावना पैदा होती है। हाँ, कोकीन हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम के खुशी वाले केमिकल के सिस्टम में छेड़छाड़ करता है। ये डोपामीन को साफ करने वाले सिस्टम को जाम कर देता है, जिससे दिमाग में डोपामीन की बाढ़ आ जाती है और व्यक्ति को यूफोरिया महसूस होता है। इन सब चीजों का खतरा किशोरावस्था में सबसे ज्यादा क्यों होता है? किशोरावस्था एक तूफानी दौर है। जिज्ञासा, रोमांच की चाहत और सबसे बढ़कर दोस्तों का दबाव मतलब पीयर प्रेशर युवाओं को इन चीजों को आजमाने के लिए उकसा सकता है। और जो चीज एक बार के लिए शुरू होती है वो लत बन जाती है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे एडिक्शन और डिपेंडेंस में बदल जाती है। और अगर कोई इसे छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे बेचैनी और कमकंपी जैसे विड्रॉल सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोकथाम, अनावश्यक दबाव में ना आना, अपने माता पिता या भरोसेमंद दोस्तों से बात करना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने से ना हिचकिचाना। तो कुल मिलाकर हमारा शरीर एक निरंतर युद्ध का मैदान है, चाहे वो बाहरी हमलावर हो या हमारी अपनी कोशिकाओं का विद्रोह। इस जटिल प्रणाली को समझना ही खुद को बेहतर तरीके से समझने जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रोजाना का सफर है जिसे हमें बहुत सावधानी से तय करना होता है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यूनिटी में अपने और पराये का भेद भूल सकता है, तो कोशिकीय स्तर पर स्व या सेल्फ का असल में मतलब क्या है? शायद ये सीमा उतनी स्पष्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।